मैं अल्ताफ़ बलूच गिदरुशा पॉइंट के टॉक शो के साथ। आज हमारे मेहमान हैं ज़िले कीच के डिप्टी कमिश्नर जनाब रिटायर्ड मेजर बशीर अहमद बड़ेच साहब। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर इशू बहुत दिनों से बल्कि महीनों से बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इस पर आप क्या पॉलिसी रखते हैं, आपने क्या इक़दामात किए हैं आवाम की सहूलियत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गिदरुशा पॉइंट का और बाकी जितने भी आपके साथी हज़रात हैं, जितने भी केज के, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार कि गा बगा वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो मौक़िफ़ लेते रहते हैं। और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही शाइस्ता तरीका है कि बाहम मशवरे के साथ और बाहम हमारी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम सिस्टम को चीज़ों को आगे चलाएं। रही बॉर्डर का इशूज़, बिल्कुल डेफिनेटली बॉर्डर का इशू बहुत सीरियस इशू है। हमारे प्रेजेंटली हमारा जो है सिर्फ एक क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो इनफॉर्मल क्रॉसिंग पॉइंट जो अब तो है वो खुला हुआ है लोगों की उसके लिए, लेकिन सिंस उसके डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत परेशानी है, हमें मज़ीद पॉइंट्स जो है ना खोलने की जो ना ज़रूरत है। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरानी ऑफिशियल्स के साथ, उनके मर्ज़बान के साथ मीटिंग भी की है और अभी तक जो है वो पाइपलाइन में है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कपकपार का क्रॉसिंग पॉइंट प्लस जो है वो रदीक के एरिया में मंद और तुम के लोगों के लिए क्रॉसिंग पॉइंट अब दुई तो ऑलरेडी हमारे पास, उसके बाद दश्तुक और दश्तुक के बाद जालगी जो है वो हमारे लिए खोला जाए। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि इंशाल्लाह वो अपनी हायर ऑफिशियल से जो ना बातचीत करने के बाद तो इंशाल्लाह बाकी क्रॉसिंग पॉइंट है। तो इस पूरी के पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया। काफ़ी सारी पेशरफ्त हुई है। हमारी पेशरफ्त जो नहीं इनिशियली वो हो चुकी है वो कपकपार में और जालगी में हो चुकी है। लेटर ऑन अफसर हो गया या चुकाप हो गया या जो है दश्तुक हो गया, तो लेटर ऑन सेकंड स्टेज में जो है हम इसको बॉर्डर्स को खोलेंगे। जालगी के बारे में और कपकपार के जितने भी नोटेबल्स हैं उनको हमने बुलाया, उनसे बात भी की है, सिक्योरिटी रिलेटेड हमने इशूज़ की भी बात की है। कपकपार के जितने भी हमारे सिपाही हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कल मैंने मीडिया में शेयर भी किया था कि वहाँ पे हम अपने कमरे शमरे और एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को बनाना हमने शुरू कर दिया है। आपने हमारी तस्वीरें भी देखूंगी, हमारे जवान भी वहाँ पे पहुँचे हुए। कल या परसों इंशाल्लाह हमारे जालगी के जवान बॉर्डर के ऊपर पहुँच जाएंगे। मैं सिर्फ ये बताता चलूँ केज के अवाम को कि चीज़ें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सिमत पे जा रही है। सिर्फ थोड़ी सी तहम्मुल की मैं रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि ये बॉर्डर का इशू है, ये किसी के दो घरों का इशू है नहीं कि वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाए। दो मुल्कों का इशू, दो मुल्कों की इशूज़ हैं। यहाँ पे दोनों मुल्क ने अपने जो है सीनियर ऑफिशियल्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, कॉन्फिडेंट। तो इस वजह से जो ये थोड़ी सी थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही बेहतर डायरेक्शन में चल रहे हैं। तमाम के तमाम बॉर्डर्स इंशाल्लाह मैक्सिमम बॉर्डर्स खोलेंगे इंशाल्लाह आवाम के लिए। ऑलरेडी जो एक बॉर्डर है उसके अलावा हमारे 4 बॉर्डर खोलने की जो ना इरादा है। हो सकता है इंशाल्लाह इसी महीने में कपकपार और जालगी से जो ना हमारा बिजनेस पॉइंट स्टार्ट हो जाए। सर, एक अहम इशू कारोबारी तबके को बॉर्डर पर यह है कि वहाँ पर रेट फिक्स नहीं है। इस पर आप कोई वो रखते हैं, कोई राय है आपकी, कोई तजवीज़? हाँ जी, एग्जैक्टली। हमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ रही है हमारे अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से और अक्रॉस द बॉर्डर की तरफ से। प्रॉब्लम ये है कि रेट्स फिक्स करने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारे रिजर्वेशंस थी। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे जब हमारे व्यापारी जाता है, वहाँ से जब उनके व्यापारी से जब वो सामान लेते हैं तो वहाँ पे तकरीबन कुछ 600 गाड़ियों की लगभग जो है ना गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो हमारी तरफ से 600-700 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो वहाँ पे ये लोग बोली लगाते हैं। तो बोली लगने की वजह से जो ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। वेयर एज प्रैक्टिकली स्पीकिंग पर बैरल जो है वो होनी चाहिए 3.2-3.3 मिलियन की थुमन का होना चाहिए, जो कि लगभग बनते हैं तकरीबन 24,000 के आसपास बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बैरल को हम खरीद रहे हैं तकरीबन 4.4 मिलियन 4.3 मिलियन के ऊपर, जिसकी कीमत तकरीबन बनती है तकरीबन 32,000 पाकिस्तानी के तहत बनती है। तो जिस वजह से जो ना हमें एक्सट्रा का, तो हम एक मोडस ऑपरेंडी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं काम। हमने ईरानी ऑफिशियल्स से बात की है। ईरानी ऑफिशियल्स ने हमें यकीन दानी कराई है कि वो एक डिपो बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि डिपो बनाने में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वो सप्लाईज को कैसे पूरा करें। फॉर एग्जांपल अगर 600 गाड़ियाँ खड़ी है तो मीनिंग बाय तकरीबन 14 लाख हमें लीटर जो है ना वो तेल चाहिए, क्योंकि अगर उसको कैलकुलेट करें 2300 लीटर का पर गाड़ी चला जाए तकरीबन 14 लाख लीटर के। तो डेली एक डिपो को या 2 डिपो को या 4 डिपो को इतना तेल मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि 3-4 बड़े ग्रुप्स मिलकर कोई अच्छे से वो करें कि प्राइसेस कंट्रोल हो, ताकि क्योंकि अगर हमें ईरान से अगर कम प्राइसेस के ऊपर मिलेगी तो उसका इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी के ऊपर होगा। अब प्रेजेंटली हमें तकरीबन 140 रुपए का लीटर बॉर्डर के ऊपर मिल रहा है। जब वो यहाँ पे आता है तो वो तकरीबन हो जाता है 156-160 रुपए का।
तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इशूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर 12% हम पेट्रोल पंप वाले को दे रहे हैं, तो ये जाके लगभग जो है 190 के आसपास, जो हमारे बाकी जो पेट्रोल है वो है तकरीबन कोई 235 रुपये 240 का। अब प्राइसेस हाई होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि प्रोबेबली पाकिस्तानी जो हमारी ऑयल है हो सकता है 15 को अनाउंसमेंट होगी, शायद वो ड्रॉप कर जाए, क्योंकि डॉलर की कीमत थोड़ी ड्रॉप हो गई है, तो हो सकता है पाकिस्तानी, क्योंकि ये थोड़ा सारा का सारा जो सिस्टम है वो सारे का सारा सप्लाई और डिमांड से जो ना ताल्लुक रखता है। जी। तो जिस तरह जो है वो डॉलर की तायुन होगा, जिस तरह तुमन का होगा, तो अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि इस सिस्टम को हम चैनलाइज करें और हम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें कि हम 1 या 2 या 3 वेंडर से अगर हम ईरान से फ्यूल लेंगे तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा और हमारी आवाम को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, बॉर्डर पर जो गाड़ियां जाती हैं तेल लाने के लिए, उनके लिए वहाँ पर कोई शेड इंतज़ार का, कोई रेस्टोरेंट, कोई मुनासिब सहूलियत नहीं है? ये 2-3 कभी 3 रात, कभी हफ्ते में भी फंस जाते हैं, बारिशें होती हैं। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है? एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली हमें एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहुत लेट इदराक हुआ, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत लेट मिली कि वहाँ पे हमारे लोग, हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है। आज से तकरीबन 4 दिन पहले मैं साइट सेलेक्ट करके इंशाल्लाह हम इनिशियल फेज़ में 4 बड़े शेड बना रहे हैं। हर शेड में मिनिमम जो है वो तकरीबन 50, 60 इंडिविजुअल आएंगे, तो 200 इंडिविजुअल जो है शेड के नीचे बैठ जाएंगे। लेटर ऑन तकरीबन कोई 15 दिन के बाद जब हमारे ये शेड बन जाएंगे तो हम 4 शेड और बनाएंगे। तो हमारा इरादा है तकरीबन कोई 400 से लेकर 600 बंदों के लिए शेड बनाने का इरादा है, ताकि जिसके नीचे जो है वो बैठ सके और अपने वो के फर्दर हम कोशिश कर रहे हैं किसी प्राइवेट वेंडर को हम ढूंढ के कोई कैंटीन, कोई रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे बना के ताकि वो जाए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ, जो अब्दोई बॉर्डर का 600-700 गाड़ियों का लोड है, इंशाल्लाह उसको हम शिफ्ट करेंगे कपार पे ऊपर, जालगी के ऊपर बहुत जल्द, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो हम 4 शेड बना रहे हैं 60 इंडिविजुअल्स के लिए, तो जो हम 4 शेड भी बना लेंगे तो ये तकरीबन को 250-260 बंदों के लिए शेड बन जाएगा। तो वहाँ पे उस वक्त तक 400 तक बंदे रह जाएंगे, बाकी जितने भी हम कबार उसमें शिफ्ट कर देंगे। हम तमाम बॉर्डर्स के ऊपर इंशाल्लाह शेड बना के देंगे। अच्छा सर, एक इशू ये है कि कुछ इलाके हैं, मसलन ज़ामरान के कुछ इलाके हैं और बुलेदा में भी कुछ इलाके हैं, जैसा कोश्क है, कोटगान है या कुछ दूसरे एरियाज़ हैं, वहाँ की गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हैं अभी तक। क्या इन पर कोई पॉलिसी आपने बनाई है? यस एग्जैक्टली, हमने लिस्टें इकट्ठी की हुई हैं और फ्यूचर में हमारा इरादा है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कंप्यूटराइज कर दें। तो जैसे ही हमारी जालगी का बॉर्डर खुल जाएगा तो इंशाल्लाह हम नए रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह तब करेंगे, तो उनको इंशाल्लाह हम जालगी के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह उनको शिफ्ट करेंगे उसके बॉर्डर को। सर, गुज़िश्ता रोज़ मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने आपके हवाले से सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल किया। आप क्या समझते हैं? आपने रिस्पॉन्स भी नहीं किया, कुछ आपने रिएक्शन भी नहीं हुआ, क्या आप समझते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक पॉलिटिकल एजेंट हूँ, दो मेरी अपॉइंटमेंट भी पॉलिटिकल एजेंट की है। आवाम के साथ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। मौलाना साहब बुज़ुर्ग है, हमारे बड़े आदमी हैं और वो उनका ज़र्फ़ है जो उन्होंने कहा। वैसे प्रिंसिपली स्पीकिंग मेरा रिएक्ट करने का कोई जवाब नहीं बनता था, तो इसलिए हमने रिएक्ट भी नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इश्यूज़ हो, चाहे अक़द तहरीक हो, चाहे कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी हो, बाप पार्टी के लोग हो, मेरा ऑफिस 24/7 खुला हुआ है। इंस्टेड आप ग्राउंड्स के ऊपर जाके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर आप सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर है कि मेरे ऑफिस में है, अपने प्रॉब्लम्स आप हमें बता दें, क्योंकि इवेंचुअली जितने भी प्रॉब्लम्स है वो टेबल के ऊपर ही रिजॉल्व होंगी। तो अगर रोड के ऊपर आप जो कुछ करते रहे, मुझे इस बात से बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि पहले ही स्टांस में या पहले ही उसमें इनिशिएशन में जितने भी वो लोग हैं, अक़द तहरीक होगी चाहे और लोग हो गए, वो ऑफिस का रुख क्यों नहीं करते? हमने तो बारहा कहा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। इंस्टेड रोडों के ऊपर तकरीर करने की बजाय अगर हमें अपने मसले मसाइल बता दें तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत आसानी तरीके से और बेहतर ऐसा तरीके से चल सकेंगी और बेहतर डायरेक्शन में चल सकेंगी। सर, अब हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि अक़द तहरीक ने जो डिमांड्स आपके पास लाए हैं, वो डिमांड्स जो बॉर्डर पर बसने वाले लोग हैं, आम आवाम हैं और गाड़ी मालिकान हैं, उनमें क्या ममासलत है, क्या फ़र्क है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये केच का डिस्ट्रिक्ट है, ये केच के अवाम का है
यहाँ पे नेशनल पार्टी यहाँ पे है, यहाँ पे बाप पार्टी है, यहाँ पे अवामी पार्टी है, यहाँ पे BNP मिंगल है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को जो यहाँ के तारीखी बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उनको जो हमारी हिकमत अमली है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब्दू तरीक को अगर हमसे प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल समझ से बाहर है मेरी, मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि जो मसले हैं यहाँ के, जो नेशनल पार्टी होगी, BNP अवामी होगी, बाप होगी, ठीक है ना, और मिंगल पार्टी होगी, ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो ये प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल में उनको भी दरपेश होगी। तो अगर हमारी हिकमत अमली से एक पार्टी नाला है तो मेरे ऑफिस के दरवाजे 24/7 के लिए खुले हुए हैं, और मेरे ख्याल में बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। मिसिंग पर्सन का इश्यूज़ था, जब से मैं ऑलमोस्ट मोर देन 35-36 इंडिविजुअल्स जो है मैं रिकवर करा चुका, इसलिए आपने कभी भी रोड के ऊपर अभी नहीं देखे होंगे कि जी लोग आए, ठीक है। और सिमिलरली जब बॉर्डर के इशूज़ हो गए, बॉर्डर के इशूज़ तो आपके बिल्कुल सामने हैं। हमारी कितनी मीटिंग्स ईरानी ऑफिशियल्स के साथ हुई है, FC के साथ हमारी कितनी ऑफिशियल्स हुई है, हमारी लेडीज बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई है, बॉर्डर की बैठ पर बैठने के बावजूद भी आप ये कहेंगे जी बॉर्डर खोल दे, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। जब एक चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं तो मेरे ख्याल में अपने एजेंडे के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। तो एजेंडा पॉइंट अगर डायरेक्शन बंदे की सीधी हो तो मेरे ख्याल में फिर बात होगी। मेरे लिए तमाम के तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबके सब जो है वो काबिल कदर हैं। केज के अवाम का पहला हक बनता है केज के ऊपर, अगर केज की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है और जितनी भी यहाँ पे नोटेबल्स है अगर हमसे हैं। बाकी रही बॉर्डर के सबसे बड़ी जो वो है लीडिंग जो अलंबरदार है, वो तो यहाँ की राब्ता कमेटी है। आपको राब्ता कमेटी से तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार डीजल मालिकान को कोई प्रॉब्लम है या उनको बॉर्डर से प्रॉब्लम है, बिकॉज दे नो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, 24/7 हमारे पास टेबल के ऊपर आके बैठते हैं, वो अपडेट लेते हैं, उनको पता है कि चीज़ें ठीक से में जा रही है और ठीक से में जाएगी। केज के अवाम को इंशाल्लाह ये खुशखबरी हम जरूर देंगे और उनके लिए मजीद क्रॉसिंग पॉइंट्स हम जरूर खोलेंगे। लेकिन सिंस दो मुल्कों का मसला है तो इसलिए थोड़ी सी डिले जरूर है, लेकिन बी रेस्ट एश्योर्ड हम इसको जरूर करेंगे और इंशाल्लाह खोल करेंगे, और ये केज के अवाम के लिए खोलेंगे इंशाल्लाह। सर, आप क्या समझते हैं, जब से आप आए हैं आपने शायद डेटा भी कलेक्ट किया होगा, डिस्ट्रिक्ट केज में मनशियात एक ऐसा वबा है, वो मतलब बी एरिया से लेकर तुर्बत सिटी तक आप अगर कोई देखे तो हज़ारों की तादाद में नौजवान मनशियात का आदी हो चुके हैं। इस पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है इसको रोकथाम करने के लिए? मैं इस क्वेश्चन के बिल्कुल अवाइल में आपको बताऊं, तकरीबन मोर देन 86 डिफरेंट ऑपरेशंस हम कर चुके हैं। 86 मंशियात के जितने भी इनके अड्डे हैं उनके खिलाफ हम 86 से लेकर 96 के आसपास हम ऑपरेशंस कर चुके हैं। हमें थोड़ी सी जो है ना लीगल जो है ना वो इश्यूज आ रही हैं इसमें, बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ ने जब भी किसी चीज़ को डील करना है वो लीगलिटी के थ्रू करना है, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर जो अवेलेबल है वो CRPC का है, जो हमारे पास पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं वो हमारे पास CNS का जो है एक्ट है, लॉ है, और उसके अलावा हमारे पास PPC का लॉ है। क्योंकि जब भी कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई भी चीज़ करनी है वो थ्रू इस एक्ट के थ्रू ही करनी है और CNS के एक्ट के थ्रू करनी है, जो नारकोटिक्स जो एक्ट है उसके थ्रू करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आजकल वो डेफिनेटली जो हमारा एक्ट है तकरीबन कोई 2 डिकेड्स पहले का बना हुआ है, उसमें कुछ तरामीम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है ना इन लोगों को हम आईनी हाथों से हम निपट सकेंगे, क्योंकि हम जितने भी लोगों को लेकर आते हैं उनके पास तकरीबन 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम की तक होती है, तो उनको पहले ही पेशी में बेल मिल जाती है, तो उससे ये होता है कि उनको शय मिलती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, ये बड़े आवानों में भी हमने आवाज़ उठाई है कि इस लॉ में अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, नज़रसानी होनी चाहिए। ड्रग्स का डीलर चाहे 1 ग्राम हो चाहे 1000 kg हो, उनकी पनिशमेंट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज ये एक जहर है और ये एक जानलेवा जो है वो नस्लों को तबाह करती है। तो मेरे ख्याल में जब तक थोड़ी बहुत रहेगा, क्योंकि जब तक स्ट्रांगली हम इनको क्लैंप नहीं करेंगे तब तक जो है ये नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशंस नहीं किए हुए हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर मंशियात नापायद है। आप ओशाब में जाएंगे आपको नापायद नजर आएगी, आप तुम्प में जाएंगे आपको नापायद नजर आएगी। अब उसमें हाँ मुझे बिल्कुल इस चीज़ का इतराक है कि नासिराबाद, बालीचा में, उसके बाद बल्लिगौर के कुछ एरियाज़ में ये इशूज़ हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलेदा एग्जैक्टली, बुलेदा इज़ अनदर वन प्लेस वहाँ पे है। ओशाब में, तुर्बत के सराउंडिंग एरियाज़ में, तुर्बत सिटी में DPO साहब ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पे इनको बड़ी परेशानी, खुडान में लोगों को बड़ी परेशानी है, उनको मंशियात मिल नहीं रही है। जो इस समय बताया बल्लिगौर हो गया, बालीचा हो गया, नासिराबाद के कुछ एरियाज़ हो गए और बुलेदा हो गए, उसमें सीरियस इशूज़ हैं। उसकी एक मेन वजह भी ये है कि बहुत बड़ा अरसा हो गया बुलेदा में हमारे पास जो है वो कभी भी कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। दश्त में भी जो हमारा रेगुलर असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी एक्टिंग चार्ज के ऊपर है। तो जब तक हमारे ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के और हमारे ऑफिस वहाँ पे नहीं होंगे, थोड़ी सी हमारी स्लो होगी, लेकिन हम डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं
और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम सब जितने भी मुजरिम हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ में ज़रूर पेश करेंगे, इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ज़िला भर में और स्पेशली तुरबत में जो स्टेट एजेंसीज़ हैं कि वो ज़मीन प्लाटिंग करते हैं, हाउसिंग स्कीम चलाते हैं, वो कहाँ से NOC लेते हैं? और दूसरी बात ये है कि वो जब हाउसिंग स्कीम बनाते हैं तो वहाँ पर महसूस करते हैं, देखा जाता है कि वहाँ पर ना पार्क्स के लिए कोई जगह खाली छोड़ते हैं, ना वाटर सप्लाई के लिए, ना स्कूल के लिए, ना कोई दूसरे पब्लिक मकामात के लिए, ना कब्रिस्तान के लिए, हद तक और नहीं छोड़ते हैं। इस पर आपकी नज़र है या नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उजागर किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर, मैं बड़ा फ्रैंकली कहूँगा कि इसके ऊपर अभी तक हमने काम नहीं किया, लेकिन रही जैसे NOC की बात है, ये डोमेन और ज्यूरिस्डिक्शन जो है ये लोकल गवर्नमेंट की है। जो हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, मेट्रोपॉलिटन है, ये ज्यूरिस्डिक्शन, मेट्रोपॉलिटन की ज्यूरिस्डिक्शन में मेट्रोपॉलिटन अलाउ करेगा और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो एरियाज है उसमें अलाउ करेगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो ADLG हैं वो उसमें अलाउ करेंगे। हमें देखना पड़ेगा जितनी भी स्कीम्स होंगी, इंशाल्लाह मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद भी अपनी टीम को लगाऊंगा, तमाम जितनी भी स्कीमें हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें अगर पार्क, मस्जिद के लिए एरिया, कब्रिस्तान, सीवरेज के लिए अगर ये तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम फोर्थ पे उनके जितने भी NOCs है वो कैंसिल करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक अहम इशू ये है कि क्या आप जब से आए हैं, आप क्या समझते हैं, सरकारी अराजियात लैंड माफिया की गैज़ गज़ब से बच चुके हैं या क्या आपने नोट किया, क्या इक़दाम किए? हमारे होते हुए तकरीबन कोई 6 से 7 हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हमने चलाई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग और मैसिव नहीं चलाई, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी इस तरह की स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है कि सरकार की अराजियात के ऊपर किसी ने अगर कब्जा किया हुआ। अगर ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती है, मैं एंटी इंक्रोचमेंट एक टीम बनाऊंगा, आपने इसकी बड़ी राइटली निशानदेही की है, तो 4th विद इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम इसके लिए एक एंटी इंक्रोचमेंट टीम बनाएंगे। एंटी इंक्रोचमेंट को हम पाबंद करेंगे कि अगले 15 दिन में इसकी रिपोर्ट सबमिट करें कि सरकार की अराजियात अगर कहीं पे काबिज हैं या कब्जा हुई है तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो हमारे पास लैंड डिस्पोजिशन एक्ट है उसके सेक्शन 3 के तहत उन तमाम लोगों के खिलाफ हम FIR काटेंगे जिन लोगों ने अगर सरकार की रज़ायत को कब्जा किया होगा इंशाल्लाह। सर, गुज़श्ता रोज़ मीडिया में एक रिपोर्ट चली थी कि ज़िले कीच पाकिस्तान भर में महंगा तरीन ज़िला है, स्पेशली तुरबत महंगा तरीन शहर है। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, आपके इल्म में है? मेरे ख्याल में यहाँ पे तेल भी बाकी पूरे पाकिस्तान से सस्ता मिल रहा है, डीजल भी सस्ता मिल रहा है। कुछ ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिनकी पैदावार यहाँ की यहाँ पे इनकी पैदावार नहीं है, जिन्होंने आना है कराची से, तो डेफिनेटली जब वहाँ पे उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगती हैं तो वो डेफिनेटली होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे नुमाइंदे एहलकार मौजूद है। अगर आप किसी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर आपसे बात करेंगे और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बताएंगे कि ये ABCD जितनी भी अशिया हैं ये पूरे पाकिस्तान से अगर हाईएस्ट रेट्स के ऊपर है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अगर क्वान्टिफाई अगर आप कर देते हैं कि ये 4 चीज़ें या 10 चीज़ें हैं जिनके प्राइसेस पूरे पाकिस्तान में बढ़ी हुई हैं, मेरे लिए सिर्फ रिपोर्ट से मेरे ख्याल में नहीं है, मेरे ख्याल में इसको अगर हम क्वांटिफाई कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वी वुड लाइक अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप निशानदेही करें कि कराची, लाहौर और क्वेटा के और खुजदार के रेट से XYZ हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, कुछ कमोडिटीज़ आती हैं लग्जरी आइटम्स में, तो आपकी जो दालें हैं, आपकी जो लोबिया हैं, आपका जो आटा है, आपकी जो घी है, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट आइटम्स, आपकी चाय है, आपकी चीनी है, ये तमाम जो है ये आपकी एसेंशियल आइटम्स है और आपके जो प्राइस कंट्रोल उन्हीं के ऊपर होता है। अगर आप लग्जरी आइटम्स के ऊपर बात करेंगे तो लग्जरी आइटम्स की जो ना कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो जितने भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी अगर आप क्वांटिफाई कर देंगे, हमें बता देंगे कि ये 10 चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या 20 चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इनकी प्राइसेस इंटायर पाकिस्तान में सबसे हाइट है, अगर आप उसको कंपेयर करके हमें बता देंगे तो डेफिनेटली हम इसकी पर कार्रवाई करेंगे। सर, गुज़श्ता रोज़ गिदरुशा टीम ने सूबाई मुशीर वजारत PHE लाला रशीद से इंटरव्यू किया था। वो इतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में स्पेशली बी एरियाज़ में सेहत के और तालीम के शोबे में मुश्किलात हैं। क्या आपके इल्म में वो मुश्किलात आई हैं? क्या कौन से वो ड्यूटीज़ का मसला है या फैसिलिटीज़ का? जी बिल्कुल, मिनिस्टर साहब ने जो आपको कहा बिल्कुल राइटली उन्होंने पॉइंट आउट किया है। ये बिल्कुल हमारी नज़र में है और हमें इस चीज़ का इदराक है कि हमारे दूर दराज फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ पे टीचर्स का भी हमें इशू है, वहाँ पे हमें बिल्डिंग्स का इशू है, वहाँ पे हमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी और प्रेजेंस अटेंडेंस की हमें बहुत सारे सीरियस इशूज़ हैं।
इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे फॉर फ्लैंग एरियाज जिस तरह मंद हो गया, तुम्प हो गया, बलनेगर हो गया, कुड्डान हो गया, बुलेदा हो गया, उशाब हो गया, उशाब कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। तो ये जो हमारा बेल्ट है डेफिनेटली ये डिप्राइव्ड है। उसकी मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है या आपकी जो फैसिलिटीज़ है, हमारे जितने भी स्टाफ है उनके ना होने की। अब जब भी मैं किसी भी डॉक्टर को अपॉइंट करता हूँ कि वो बलनेगर चले जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको आता है कि वहाँ पे उसके रहने की जगह नहीं है, वहाँ पे उसके पास लाइट की फैसिलिटीज़ नहीं है। हम बारहा रिक्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नमेंट की मशीनरीज को अगर आपने फंक्शनल करना है तो आपने लुक आफ्टर फैसिलिटेट करना है। जब तक एक ऑफिसर के पास गाड़ी नहीं होगी, एक अफसर के पास सिक्योरिटी नहीं होगी, जब एक ऑफिसर के पास अपनी घर नहीं होगा रहने के लिए, किचन नहीं होगा, तो एक आध कुक नहीं होगा, तो ये बड़ी जो है प्रॉब्लम्स है। तो मैं डेफिनेटली इन कोलैबोरेशन हूँ तमाम मिनिस्टर्स के साथ। उनको मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि BOQs बनवाएं, कोई भी जो है हाई राइज बिल्डिंग बनवा दे या एक कॉम्प्लेक्स बनवा ले जिसमें घर हों, जिसमें तमाम ऑफिसर्स जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं वो सारे इकट्ठे रह सके। और उसके ऊपर ये है कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर का खर्चा भी कम आएगा, प्लस एक बहाना जो डॉक्टर्स के पास है या टीचर्स के पास है कि हमारे पास वहाँ पर जगह नहीं है रहने के लिए, तो वो जगह भी किल हो जाएगी। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली कंफर्टेबल करना होगा अपने ऑफिसर्स को, तब जो है ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो मुमकिन होगी, पॉसिबल होगी। उसके लिए हमें बुलेदा में मेन सिटी के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, हमें तुम्प में बनाना पड़ेगा, हमें मंद में बनाना पड़ेगा। बहुत लग्जरी और लेविश ना हो, लेकिन इतना हो कि रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने का। अगर यहाँ से हम किसी भी ऑफिसर को अभी बलनेगर भिजवाते हैं तो किसी की बैठक में तो वो नहीं रह सकते। तो जितने भी हमारे पास अवेलेबल छोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है, अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करने के लिए तैयार है और हम इसे इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ सर क्या ये मुमकिन है कि उस इलाके के टीचर्स और इलाके के डॉक्टर्स वहीं पे ड्यूटी दें बेहतर है? एग्जैक्टली वहाँ पे दे सकते हैं। अगर इलाके के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितने भी फॉर फ्लैंग एरियाज हैं वहाँ के लोग कम एजुकेटेड हैं, उन्होंने कम डॉक्टर प्रोड्यूस किए, उन्होंने कम टीचर्स प्रोड्यूस किए। उस वजह से अगर आप कंपेरेटिवली करो, उस आप को चेक कर लें तो उनके जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप चेक करें कि वहाँ पे जितने भी आप टीचर्स हैं, तमाम स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल हैं। क्यों? इलाके के टीचर्स हैं, वहीं पे अपॉइंट हुए हैं, वहीं पे अपनी टीचिंग कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर हैं, आप जितनी भी जगह जितनी भी अच्छी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हेल्थ की और एजुकेशन की वो शाब हैं, दो ये फॉर फ्लैंग एरिया है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि लोग पढ़े लिखे, उनके अपने ऑफिसर्स हैं और अपने ऑफिसर्स खुशी से अपने एरिया पे जो है सर्व करने के लिए करते हैं। तो बाहर के ऑफिसर्स को जब भी हमने भिजवाना है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें कंफर्टेबल करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं खुद भी अपने मिनिस्टर साहबान से भी रिक्वेस्ट करूँ कि बहुत लेविश किस्म की जो है वो उनके लिए अकोमोडेशन नहीं तो एटलीस्ट नॉर्मल एक अकोमोडेशन बन जाए जिसमें एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें तमाम जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो उसमें रह सकें। सर एक अहम शोबा है ज़राअत का। यहाँ पर ज़रूरी अराजियात बहुत से हैं, मतलब बुलेदा में, दश्त में लोग ज़मींदार हैं जो काश्त कर रहे हैं, सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके मुश्किलात बहुत से हैं। उनके लिए क्या आपने कभी उनके टेबल पर बिठाया है, बात की है? देखिए हमारा जितना भी ये बेल्ट है ये सारा का सारा एरिड एरिया है। यहाँ पे हमारे पास केनाल सिस्टम तो है नहीं, हमारे पास बड़े बड़े डैम्स तो है नहीं सिवाय मेरानी डैम के। जहाँ मेरानी डैम की बात हो वहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर एक केनाल सिस्टम बना हुआ है। मेरे ख्याल में वो केनाल सिस्टम भी इनएडिक्वेट है। मेरे ख्याल में पूरा का पूरा डैम अंडर यूटिलाइज्ड है। इसको हम मज़ीद यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके चैनल्स को मज़ीद बढ़ सकते हैं। हम हज़ारों और लाखों एकड़ इससे आबाद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगर आप पौंडेज एरिया देखें तकरीबन 18 से 25 किलोमीटर का पौंडेज एरिया है और ये एक ह्यूज रिजर्वायर है। दो हम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ हज़ार एकड़ जो है 6,000 8,000 एकड़ या 5,000 एकड़ फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट हम इनको जो है वो वाटर कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है इसके चैनल्स। इसमें मज़ीद अराजियात को और मज़ीद चैनल हमें बनाने की ज़रूरत है और हमें बनाने चाहिए। बाकी जितने भी हमारे पुराने कागज़ात का जो सिस्टम है वो तो ऑलमोस्ट जो है ना वो डिसमेंटल हो चुका है, बिकॉज अंडर वाटर टेबल जो है वो बिल्कुल बड़े मुतासिर हुआ है बहुत सारी ट्यूबवेलों से। फसलें अगर बुलेदा की मैं बात करूं, बुलेदा में अभी भी बहुत सारे कौर ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है छोटे छोटे डैम बना के पानी को स्टोर किया जा सकता है और इवेंचुअली जो ग्राउंड वाटर है उसको यूटिलाइज करके वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम वाटर की यूटिलिटी को साइंटिफिक तरीक़ों के ऊपर हम नहीं करेंगे तो हम पानी को हमेशा वेस्ट करते जाएंगे। सेकेंडली हमें ऐसे क्रॉप्स को जो है वो
तरजीह देनी चाहिए जिनके वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम। तो उसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी हमें चाहिए, और वो स्टडी हमें करनी चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मिलकर कि यहाँ पे क्या हमें उगाना चाहिए जिसमें वाटर की जो है ना कंजप्शन लेवल कम हो। बिकॉज जो वाटर है ये हमारा बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, उस नेचुरल रिसोर्स को हमें जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जब इसको हम साइंटिफिक तरीके से जो हम यूटिलाइज़ करेंगे तो पानी का खर्चा भी कम होगा और हमारी प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा होगा। सर ज़िले केस में अहम तरीन इशू है कि लापता अफराद का, इस पर आपने क्या उम्र किया है? लापता अफराद जब से मैं आया हूँ आपने देखा होगा मेरी अवाइल में जब मैं आया था तो लापता अफराद की जो है ना शोर बहुत ज़्यादा था। अब पिछले 1 महीने से आपने देखा होगा कि अराउंड 36 से लेकर 42 इंडिविजुअल तक जब से मैं आया हूँ हमने रिकवर किए और उनके घरों में पहुँचाया, या किसी के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस थे तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में हम लेकर गए। अभी भी मैं केस किया उनसे कहता हूँ अगर किसी का कोई दरीना मसला है मिसिंग पर्सन के इलाज से तो वो हमें अभी भी बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। मिसिंग पर्सनस के अक्सर अभी मेरे पास अभी कोर्ट से हाई कोर्ट से एक बेंच बना हुआ है मिसिंग पर्सनस के ऊपर, तकरीबन को 150 बंदों की मेरे पास लिस्ट आई जिसमें से 70 से लेकर 80 बंदे यहीं पे घूम रहे हैं, नाम उनके बेसिक पर्सन में चल रहे हैं लेकिन वो घूम रहे हैं। मैंने प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग की है और वर्किंग के बाद हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुँचे कि मेरे ख्याल में अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रू सेंस में इंडिविजुअल्स को मेरे पास लेकर आए, ये A, B, C और D है इंडिविजुअल्स हैं, इनके बंदे मिसिंग है, तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करेगी। जिस तरह हम 36 से 42 लोगों को हम लेकर आए हैं, इवन हमने एक आध जितना भी वो था अकबर को हम कराची से हमने रिकवर करवाया, तो इंशाल्लाह जितना भी होगा हम कोशिश करेंगे और हेल्प आउट करेंगे। जितने भी क्रॉनिक मिसिंग्स होंगे हम इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सुराग ज़रूर लगाएंगे। सर आप आखिर में अपने केच के अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? केच के अवाम को मैं बिल्कुल वन लाइनर कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जो है वो पॉलिटिकल एजेंट के जो ऑफिस है वो आपके लिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं। बजाय अननेसेसरी एहतजाज करने के, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद मेरे साथ बैठने से बेहतर है कि फर्स्ट इंस्टेंस में मेरे पास आए, ऑफिस में आए, मुझे अपना प्रॉब्लम बताएं, हम आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और प्रॉब्लम्स बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा आपको रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस देर सवेर से हो सकती है लेकिन रिस्पांस आपको जरूर मिलेगा, बिकॉज प्लेथोरा ऑफ इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं जिसको हम लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आपका एक जेन्युइन इशू हो और उसको हम एड्रेस ना करें, उसको हम रिजॉल्व नहीं करें। मेरी सिर्फ और सिर्फ गुजारिश ये होगी केच के तमाम जितने लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो केच के इंटेग्रल लोग हैं, अपने यहाँ के लोग हैं, उन्होंने हमेशा टेबल टॉक्स को और ऑफिस का रुख किया है। ठीक है, तो चंद थोड़े बहुत अनासर है मुट्ठी पर, अगर लोग एहतजाज करना चाहते हैं डेफिनेटली जमहूरी हक है, लेकिन किसी का रास्ता वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर किसी का रास्ता रोड ब्लॉक करेंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो सरकार डेफिनेटली एक्शन में आएगी और कोर्ट ऑफ लॉ तक हम डेफिनेटली उन मुलजमान को हम ज़रूर लेकर जाएंगे जो मावराए कानून जो है वो काम करेंगे, तो उनको इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में हम ज़रूर करेंगे। तो एहतजाज बिल्कुल हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जो अखलाकियात के दायरे में हम इंशाल्लाह उसके लिए वो। लेकिन पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दरवाजे खुले हुए, आप हमें अप्रोच करें और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपको रिस्पॉन्स करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये दुरुशियत पॉइंट को टाइम दिया। अब हमारा टॉक शो का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे अल्ताफ़ बलूच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।